हेलो दोस्तों, रीडर्स बुक हब 2023 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं शेयर मार्केट पर आधारित वॉरेन बफेट की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की हिंदी ऑडियो बुक समरी। तो वैसे ही बुक पढ़ने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी ऑडियो बुक समरी बाय वॉरेन बफेट। भारतीय शेयर बाजार का इतिहास। भारतीय शेयर बाजार एशिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। यह 18वीं सदी के करीब का है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ऋण प्रतिभूतियों का लेन देन करती थी। 1830 के दशक में कॉटन प्रेस में कॉर्पोरेट स्टॉक और शेयरों पर व्यापार बम्बई में हुआ। हालांकि व्यापार व्यापक था, लेकिन 1840 और 1850 के दौरान दलालों की संख्या मुश्किल से आधा दर्जन थी। 22 स्टॉक ब्रोकर्स के अनेक अनौपचारिक समूह ने 1850 के दशक के मध्य से बॉम्बे के टाउन हॉल के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे व्यापार करना शुरू किया। प्रत्येक ₹1 की तत्कालीन रियासत का निवेश करता था। यह बरगद का पेड़ अभी भी मुंबई के हॉर्नमाइन सर्कल पार्क में स्थित है। 1860 में 16 दलालों के साथ विनिमय हुआ। वास्तव में भारत में शेयर उन्माद की शुरुआत अमेरिकी गृह युद्ध से हुई। अमेरिका से लेकर यूरोप तक कपास की आपूर्ति बंद हो गई। आगे दलालों की संख्या बढ़कर 250 हो गई। स्टॉक ब्रोकर्स के अनौपचारिक समूह ने खुद को द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में संगठित किया, जो 1875 में औपचारिक रूप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के रूप में आयोजित किया गया। बीएसई को टाउन हॉल के पास एक पुरानी इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1928 में जिस भूमि पर बीएसई भवन खड़ा था, अब दलाल स्ट्रीट बॉम्बे समाचार मार्ग हम्माम स्ट्रीट के चौराहे पर उस भूखंड का अधिग्रहण किया गया था और 1930 में एक भवन का निर्माण और कब्जा कर लिया गया। प्रेमचंद राय उस समय के एक प्रमुख स्टॉक ब्रोकर थे और उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों के व्यापार के लिए परंपराओं, सम्मेलनों, प्रक्रियाओं को स्थापित करने में सहायता की। अभी भी उनका पालन किया जा रहा है। मुंबई में कई स्टॉक ब्रोकर फर्म परिवार चलाने वाले उद्यम थे और परिवार के प्रमुखों के नाम पर रखे गए थे। निम्नलिखित एक्सचेंज के कुछ शुरुआती सदस्यों की सूची है जो अभी भी व्यवसाय चला रहे हैं। डीएस प्रभुदास एंड कंपनी, अब डीएसपी के रूप में जानी जाती है। जमनादास मोरारजी, अब जीएम के रूप में जाना जाता है। चंपकलाल देवीदास, अब सिप्को फाइनेंस कहलाते हैं। 1956 में भारत ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को प्रतिभूति अनुबंध विनिमय अधिनियम के तहत देश में पहले स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी। बीएसई के इतिहास में सबसे निर्णायक अवधि 1992 के बाद हुई। हर्षद मेहता नामक एक बीएसई सदस्य को शामिल करने के लिए बाजार में हेर-फेर के साथ एक बड़े घोटाले के बाद बीएसई ने असहिष्णुता के साथ सुधार के लिए कॉल का जवाब दिया। बीएसई द्वारा फूड ट्रैकिंग ने सरकार की स्थिति को कट्टरपंथी में बनाने में मदद की, जिसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निर्माण को प्रोत्साहित किया, जिसने इलेक्ट्रॉनिक बाजार का निर्माण किया। एनएसई ने 4 नवंबर 1994 को कारोबार करना शुरू किया। एक साल से भी कम समय के भीतर एनएसई का कारोबार बीएसई से अधिक हो गया। बीएसई तेजी से स्वचालित है, लेकिन यह एनएसई स्पॉट मार्केट टर्नओवर को कभी नहीं छू पाया। बीएसई में दूसरी रणनीतिक विफलता आगामी 2 वर्षों में आई। एनएसई ने इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की शुरुआत की। बीएसई ने एक दोस्ताना सेबी अध्यक्ष डी.आर. मेहता के साथ इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग को अवरुद्ध करने के उद्देश्य से राजनीतिक प्रयासों से जवाब दिया। बीएसई और डी.आर. मेहता इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की शुरुआत में लगभग 5 साल की देरी से सफल रहे, लेकिन इस व्यापार और स्पॉट बाजार के साथ रोलिंग निपटान के बदलाव 2000 और 2001 में साथ आया था। बीएसई में एक और बड़े घोटाले में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आनंद राठी शामिल थे। एनएसई ने इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की भाग-दौड़ में लगभग 100% मार्केट शेयर किया। इस प्रकार बीएसई को स्पष्ट रूप से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। आज एनएसई ने इक्विटी स्पॉट टर्नओवर का लगभग 66% और इक्विटी डेरिवेटिव टर्नओवर का लगभग 100% है। स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां खरीदार और विक्रेता प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए मिल जाते हैं। मार्केट कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार। पूंजी बाजार 2 खंडों में विभाजित किया गया है: प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार, सेकेंडरी मार्केट द्वितीयक बाजार। प्राइमरी मार्केट ज़्यादातर कंपनियों को
आमतौर पर अपने प्रवर्तकों द्वारा निजी तौर पर शुरू किया जाता है। हालांकि प्रवर्तकों की पूंजी और बैंकों की वित्तीय संस्थानों से उधार ली गई पूंजी दीर्घावधि में कारोबार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। यही कारण है जब कॉरपोरेट और सरकार ऋण, इक्विटी जैसी प्रतिभूतियों को जारी करके दीर्घकालीन धन जुटाने के लिए प्राथमिक बाजार में देखती हैं। ये प्रतिभूतियां अंकित मूल्य पर, प्रीमियम पर या छूट पर जारी की जा सकती हैं। अंकित मूल्य सुरक्षा की मूल लागत है, जैसे कि प्रमाण पत्र। उपकरण में दिखाया गया है। अधिकांश इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य ₹1, ₹5, ₹10 या ₹100 है, और स्टॉक के वास्तविक बाजार मूल्य पर इसका बहुत असर नहीं पड़ता है। प्रतिभूतियों को जारी करते समय उन्हें छूट या प्रीमियम पर दिया जा सकता है। प्रीमियम जब सुरक्षा को अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर पेश किया जाता है तो इसे प्रीमियम कहा जाता है। छूट जब सुरक्षा को अंकित मूल्य से कम कीमत पर पेश किया जाता है तो इसे छूट कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट द्वितीयक बाजार में निवेशकों को तरलता प्रदान करता है। आज हम किसी भी उपकरण में निवेश नहीं करते हैं अगर हमारी स्थिति को अलग करने का कोई माध्यम नहीं होता। द्वितीयक बाजार प्राथमिक बाजार में शुरू में पेश की गई उन प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए एक कुशल मंच प्रदान करते हैं। इसके अलावा जिन निवेशकों ने आईपीओ में शेयरों के लिए आवेदन किया है उन्हें आवंटन प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि उन्हें प्राप्त नहीं होता है तो वे सदैव द्वितीयक बाजार में शेयर कभी कभी छूट पर या प्रीमियम पर खरीद सकते हैं। द्वितीयक बाजार में स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां खरीदार और विक्रेता संगठित तरीके से शेयरों में व्यापार करने के लिए मिलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित कार्य करता है। निवेशकों को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और तरलता प्रदान करता है। प्रतिभूतियों की सूची की सुविधा देता है। सदस्यों का पंजीकरण स्टॉक ब्रोकर या उपदलाल ये सब करता है। कानून बनाकर लागू करना। प्रतिभूतियों के लेन देन में जोखिम का प्रबंधन करता है। संकेत प्रदान करता है। स्टॉक ट्रेडिंग टर्म्स जॉर्गन्स। शेयर बाजार की जॉर्गन्स प्रतिभूति उद्योगों के लिए उद्योग विशिष्ट शब्दजाल है। जब विशेषज्ञ और प्रेमिक ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो विशेष रूप से रणनीतियों, चार्ट पैटर्न, सूचकांक, ट्रेडिंग उद्योग के अन्य तत्वों के बारे में बोलने के लिए इन स्टॉक मार्केट शब्दों का प्रयोग करते हैं। शेयर मार्केट का वर्णन करने में उपयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट। एक वार्षिक रिपोर्ट एक कंपनी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है जो शेयर धारकों को प्रभावित करने का इरादा रखती है। इसमें कंपनी के बारे में जानकारी होती है, जिसमें नकदी प्रवाह से लेकर उसके प्रबंधन की रणनीति शामिल होती है। जब आप एक वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आप कंपनी की सॉल्वेंसी, कार्यदान क्षमता, वित्तीय स्थिति को देखते हैं। आर्बिट्रेज, मध्यस्थता। आर्बिट्रेज का तात्पर्य है विभिन्न बाजारों और विभिन्न मूल्य बिंदुओं पर समान सुरक्षा खरीदने और बेचने से है। फॉर एग्जाम्पल, यदि स्टॉक XYZ एक बाजार में $10 पर दूसरे पर $10.15 पर कारोबार कर रहा है तो व्यापारी एक्स शेयरों को $10 के लिए खरीद सकता है और दूसरे में $10.50 के लिए उन्हें बेच सकता है। एवरेजिंग डाउन, जब कोई निवेशक किसी शेयर को अधिक खरीदता है तो कीमत नीचे चली जाती है। इससे आपकी औसत खरीद कीमत घट जाती है। यदि आप मानते हैं किसी कंपनी के बारे में आम सहमति गलत है तो आप इस रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आपको उम्मीद है कि शेयर की कीमत बाद में पलटाव होगी। बेयर मार्केट शेयर बाजार में गिरावट की प्रवृत्ति है। एक गिरावट का संकेत करता है। शेयर की गिरती कीमतों की अवधि के लिए ट्रेडिंग टर्म। इसमें उच्च निवेशक आशावाद से लेकर व्यापक निवेशक भय और निराशावाद का संक्रमण शामिल है। एक बेयर मार्केट एक आमतौर पर स्वीकृत उपाय कम से कम 2 महीने की अवधि में 20% या उससे अधिक की कीमत में गिरावट है। एक बुल मार्केट के विपरीत है। यदि एक शेयर की कीमत गिरती है तो यह बहुत मंदी है। एक बार जब कोई बाजार सुधार में आता है या बाजार क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस क्षेत्र में से बाहर निकलने तक विचार नहीं किया जाता है जब तक कि एक नया उच्च स्तर तक नहीं पहुंच जाता है। भारत में बेयर मार्केट के एग्जाम्पल हैं 1992 और 1994 के शेयर बाजार क्रैश और 2000 के .com क्रैश। बुल मार्केट आमतौर पर बढ़ती कीमतों की अवधि है। एक बुल मार्केट की शुरुआत व्यापक निराशावाद द्वारा चिन्हित है। यह बिंदु तब है जब भीड़ सबसे मंदी है, निराशा का भाव आशा।
आशावाद और अंततः उत्साह के रूप में बदल जाता है, क्योंकि बैल अपना पाठ्यक्रम चलाता है। यह अक्सर आर्थिक चक्र का नेतृत्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, पूर्ण मंदी में या पहले एक बेयर मार्केट के विपरीत एक एकल स्टॉक तेजी या मंदी भी हो सकता है। जैसा कि एक सेक्टर जिसे बाद में वर्णन करूंगा, भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स BSE सेंसेक्स एक्सचेंज एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स S&P के नाम से भी जाना जाता है। अप्रैल 2003 से जनवरी 2008 तक लगभग 5 वर्षों के लिए एक प्रमुख बैल बाजार की प्रवृत्ति थी, क्योंकि यह 2900 अंक से बढ़कर 21,000 अंक का हो गया। 5 वर्षों में 600% से अधिक रिटर्न। बाजार में उपयोग किए जाने वाले बुल और बेयर शब्द उन जानवरों द्वारा विरोधियों पर हमला करने के तरीके से लिए गए हैं। एक बैल अपने सींगों को हवा में ऊपर की ओर उछालता है, जबकि एक भालू अपने पंजों को नीचे की ओर झुकाता है। ये क्रियाएं एक बाजार के आंदोलन के रूपक हैं। यदि प्रवृत्ति ऊपर की ओर है तो ये एक बुल मार्केट है, और यदि प्रवृत्ति नीचे की ओर है तो ये एक बेयर मार्केट है। बीटा एक शेयर की कीमत और पूरे बाजार की आवाजाही के बीच का संबंध मापन है। यदि स्टॉक XYZ में 1.5 बीटा है तो इसका मतलब है कि बाजार में हर एक अंक की चाल के लिए XYZ 1.5 अंक चलता है, और इसके विपरीत ब्लू चिप स्टॉक्स बड़ी उद्योग अग्रणी कंपनियों के पीछे स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक महत्वपूर्ण लाभांश भुगतानों का एक स्थिर रिकॉर्ड प्रदान करते हैं और ठोस कोषीय प्रबंधन की प्रतिष्ठा रखते हैं। अभ्यर्थी को ब्लू चिप जुआ से लिया गया माना जाता है, जब जो कैसीनो में उपयोग किए जाने वाले ब्लू चिप्स का उच्चतम मूल्य है। बोर्ड्स स्टॉक एक्सचेंज इस शेयर बाजार का शब्द थोड़ा संदिग्ध है। तकनीकी रूप से ये शेयर बाजार का सिर्फ एक और नाम है और एक ऐसे घर से निकलता है जिसमें अमीर लोग व्यापार शेयरों को इकट्ठा करते हैं। हालांकि जब इसे शेयर बाजार के बारे में आज की बातचीत में सुनते हैं तो यह आमतौर पर पेरिस स्टॉक एक्सचेंज में गैर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज को संदर्भित करता है। ब्रोकर दलाल एक व्यक्ति जो शुल्क कमीशन के बदले के लिए निवेश खरीदता है या बेचता है। बिड बोली बोली मूल्य एक शेयर के लिए भुगतान करने के तैयार उच्चतम मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये आस्क प्राइस के खिलाफ संतुलित है, जो एक विक्रेता उसी स्टॉक के प्रति शेयर चाहता है, और स्प्रेड उन दो कीमतों के बीच का अंतर है। स्प्रेड यह एक शेयर की बिड और आस्क प्राइस के बीच का अंतर है। यह वह राशि है जिसके लिए कोई इसे खरीदने के लिए तैयार है और कोई इसे बेचने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यापारी $10 के लिए XYZ स्टॉक का व्यापार करने के लिए तैयार है और एक खरीदार इसके लिए $9 का भुगतान करने को तैयार है, तो स्प्रेड $1 है। इसमें कोज NYSE और नेस्डैक 4 बजे अपराह्न के साथ बंद हो जाता है, जिसके बाद घंटों का कारोबार रात 8 PM तक जारी रहता है। कोज उस समय संदर्भित करता है जिस पर एक स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए बंद हो जाता है। डे ट्रेडिंग प्रतिभूतियों में अटकलें हैं, विशेष रूप से एक ही दिन में वित्तीय उपकरण खरीदना और बेचना। जैसे डे ट्रेडिंग दिवस के लिए बाजार बंद होने से पहले सभी संस्थान बंद हो जाते हैं। व्यापार जो लाभ की मंशा के साथ इस क्षमता में व्यापार करते हैं, बाजार बंद होने के पहले डे ट्रेडर्स बाहर निकल जाते हैं और एक ही दिन के करीब अगले दिन में खुले में कीमत के बीच नकारात्मक जोखिम और नकारात्मक मूल्य अंतराल से बचने के लिए। डिविडेंड लाभांश एक लाभांश एक कंपनी द्वारा अपने शेयर धारकों को भुगतान किया जाता है, जो आमतौर पर मुनाफे के वितरण के रूप में होता है। जब एक कंपनी लाभ और अधिक शेष अर्जित करता है तो कंपनी व्यवसाय में लाभ, जिसे प्रतिधारित कमाई कहा जाता है, में फिर से निवेश करने में सक्षम होता है। शेयर धारकों को लाभांश के रूप में लाभ का अनुपात देता है। शेयर धारकों को वितरण नकद में भी हो सकता है, आमतौर पर एक बैंक खाते में जमा, या यदि कंपनी के पास लाभांश पुनर्निवेश योजना है तो उस राशि को भुगतान आगे के शेयरों के मुद्दे पर पुनः खरीद को साझा करके किया जा सकता है। जब लाभांश का भुगतान किया जाता है तो शेयर धारकों को आमतौर पर आयकर का भुगतान करना चाहिए, और कंपनी को लाभांश भुगतान के लिए कॉर्पोरेट आयकर कटौती नहीं मिलती है। लाभांश को प्रति शेयर होल्डिंग के अनुपात में लाभांश प्राप्त करने वाले शेयरधारकों के साथ प्रति शेयर एक निश्चित राशि के रूप में आवंटित किया जाता है।
लाभांश स्थिर आय प्रदान कर सकते हैं और शेयरधारकों के बीच मनोबल बढ़ा सकते हैं। संयुक्त स्टॉक कंपनी के लिए लाभांश का भुगतान करना एक खर्च नहीं है, बल्कि ये शेयरधारकों के बीच कर लाभ का विभाजन है। सभी कंपनियां लाभांश का भुगतान नहीं कर। यदि आप पैनी स्टॉक का व्यापार करते हैं, एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जिसमें अलग अलग निवेश किए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE और नेस्डैक हैं। एग्जीक्यूटिव क्रियान्वयन: जब खरीदने या बेचने का ऑर्डर पूरा हो गया है तो व्यापारी ने लेन देन को अंजाम दिया है। यदि आप 100 शेयर बेचने के लिए एक ऑर्डर करते हैं तो इसका मतलब है सभी 100 शेयर बेचे गए हैं। हेयर कट: अपने सरलतम शेयर बाजार की टर्म्स में हेयर कट एक दिए गए स्टॉक की बिड और आस्क प्राइस के बीच एक बहुत पतली स्प्रेड है। यह एक ऐसी स्थिति का भी उल्लेख कर सकता है जिसमें मार्जिन ट्रेडों या अन्य उद्देश्यों के लिए एक विशिष्ट प्रतिशत द्वारा स्टॉक मूल्य कम हो जाता है। हाई ऊंचे एक बाजार माइलस्टोन को संदर्भित करता है जिसमें एक शेयर सूचकांक पहले की तुलना में अधिक कीमत बिंदु तक पहुंचता है। रिकॉर्ड्स हाई संकेत दे सकती हैं कि स्टॉक इंडेक्स मौजूदा बिंदु पर कभी नहीं पहुंचा है, लेकिन समय की कमी के कारण उच्च भी है, जैसे कि 30 दिवसीय ऊंचाई। इंडेक्स सूची एक बेंचमार्क जो व्यापारियों और पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए एक संदर्भ मार्कर के रूप में उपयोग किया जाता है। 10% रिटर्न अच्छा लग सकता है यदि बाजार सूचकांक 12% की वापसी दर लाया तो आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि आप केवल एक इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते थे और बार बार ट्रेडिंग न करके समय की बचत कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 है। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर: प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश। IPO किसी कंपनी द्वारा जनता को स्टॉक की पहली बिक्री या पेशकश है। ऐसा तब होता है जब कोई कंपनी निजी या अंदरूनी निवेशकों के स्वामित्व में रहने के बजाय सार्वजनिक रूप से जाने का फैसला करती है। प्रतिभूति विनिमय आयोग SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के सख्त नियम हैं जिन्हें कंपनियों को IPO जारी करने से पहले पालन करना चाहिए। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एक स्वतंत्र संघीय सरकारी एजेंसी है जो निवेशकों की सुरक्षा, प्रतिभूति बाजारों के निष्पक्ष और व्यवस्थित कामकाज को बनाए रखने और पूंजी निर्माण की सुविधा के लिए जिम्मेदार है। यह कांग्रेस द्वारा 1934 में प्रतिभूति बाजारों की पहले संघीय नियामक के रूप में बनाया गया था। लिवरेज उत्तोलन: मैं लिवरेज का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए इस शेयर बाजार की अवधि जानना अच्छा है। जब लिवरेज का उपयोग करते हैं तो आप अपने लाभ बढ़ाने के लक्ष्य के साथ अपने ब्रोकर से स्टॉक में उधार लेते हैं। यदि आप शेयर उधार लेते हैं और उन सभी को उच्च मूल्य बिंदु पर बेचते हैं तो आप शेयरों को वापस करते हैं और अंतर रखते हैं। एक खतरनाक खेल है जब जो आपसे खेलने से बचने का आग्रह करता हूँ। लव कम लव हाई के विपरीत है। यदि स्टॉक इंडेक्स के लिए कम कीमत का प्रतिनिधित्व करता है। मार्जिन हसिया: मार्जिन खाता किसी व्यक्ति को निवेश खरीदने के लिए ब्रोकर से पैसे उधार, अनिवार्य रूप से ऋण लेना देता है। ऋण की राशि और प्रतिभूति की कीमत के बीच अंतर को मार्जिन कहा जाता है। मार्जिन पर ट्रेडिंग खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यदि आप उस दिशा में गलत हैं जिसमें स्टॉक जाएगा तो आप महत्वपूर्ण नकदी खो सकते हैं। आपको अक्सर मार्जिन खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना चाहिए। मूविंग एवरेज एक विशिष्ट अवधि के दौरान स्टॉक की औसत मूल्य प्रति शेयर को इसका मूविंग एवरेज कहा जाता है। स्टॉक की चलती औसत के संदर्भ में अध्ययन के कुछ सामान्य समय फ्रेमों में 15 और 200 एक दिवसीय चलायमान औसत शामिल है। ओपन संयुक्त राज्य में स्टॉक मार्केट हर दिन सुबह 9:30 पूर्वी समय में खुलता है और नेस्डैक NYSE के व्यापारिक घंटों पर आधारित प्री मार्केट ट्रेडिंग मॉर्निंग 4:30 AM पर शुरू हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर व्यापारी मॉर्निंग 8 PM पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं। अनिवार्य रूप से ओपन उस समय को संदर्भित करता है जिस समय लोग किसी विशेष एक्सचेंज पर व्यापार करना शुरू कर सकते हैं। ऑर्डर एक निश्चित इस राशि के स्टॉक या विकल्प अनुबंधों को खरीदने बेचने के लिए निवेशक की बोली एक आदेश का गठन करती है। फॉर एग्जांपल, आपको स्टॉक के 100 शेयर खरीदने या बेचने के लिए एक ऑर्डर करना होगा। पिक सीट स्टॉक: पिक सीट का शाब्दिक तौर पर पैनी स्टॉक है जिनका कारोबार $5 प्रति शेयर या उससे कम होता है। उन्हें ओवर द काउंटर स्टॉक भी कहा जाता है क्योंकि इस तरह का कारोबार होता है। आप इन्हें नेस्डैक या NYSE से किसी अन्य प्रमुख एक्सचेंज में नहीं पाएंगे। ये अक्सर छोटी कंपनियां होती हैं।
पोर्टफोलियो एक निवेशक के स्वामित्व वाले निवेश का एक संग्रह है, उसके पोर्टफोलियो को बनाता है। आपके पास एक पोर्टफोलियो में एक स्टॉक के रूप में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों की एक अनंत राशि के मालिक हो सकते हैं। कोट उद्धरण: किसी शेयर की नवीनतम ट्रेडिंग कीमत की जानकारी आपको उसकी बोली बताती है। जब तक आप वास्तविक ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करते हैं, तब तक कभी कभी इसमें 20 मिनट की देरी हो जाती है। रैली बाजार के समान मूल्य स्तर या स्टॉक की कीमत में तेजी से वृद्धि को रैली के रूप में जाना जाता है। समग्र वातावरण के आधार पर इसमें बुल रैली या बेयर रैली कहा जाता है। एक बेयर मार्केट में 10% से कम की प्रवृत्ति एक रैली में योग्य हो सकती है। सेक्टर क्षेत्र: शेयरों का एक समूह जो एक ही उद्योग में है, एक ही सेक्टर के हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रौद्योगिकी सेक्टर होगा, जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं। कुछ व्यापारी एक विशिष्ट क्षेत्र में व्यापार करना पसंद करते हैं, जैसे कि एनर्जी, ऊर्जा, क्योंकि वे उद्योग को अच्छी तरह से जानते हैं और स्टॉक मूल्य में उतार चढ़ाव का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। शेयर मार्केट: कोई भी बाजार जिसमें किसी विशेष कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। स्टॉक मार्केट एक एग्जाम्पल है, और शायद इसमें महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है एक शेयर मार्केट का। शॉर्ट सेलिंग: जब आप किसी स्टॉक को शॉर्ट सेल करते हैं, तो आप सड़क के एक बिंदु पर उन्हें वापस खरीद करने के वादे के साथ किसी और से शेयर उधार लेते हैं। फिर जब आप लाभ के लिए स्टॉक बेचते हैं, यह एक स्टॉक का लाभ उठाने का एक तरीका है। जब आपको लगता है कि उसकी कीमत में कमी आएगी, आपके द्वारा कम बेचने के बाद आप कम कीमत के बिंदु पर शेयरों को वापस खरीद सकते हैं और अपने लाभ के रूप में कीमत में अंतर ले सकते हैं। मैं नियमित रूप से कम बिक्री का उपयोग करता हूं। यदि आप ऐसे पैटर्न देखते हैं जो किसी स्टॉक के लिए तीव्र गिरावट का संकेत देते हैं, तो ये अक्सर अस्थिर बाजार में एक स्मार्ट कदम है। स्टॉक सिंबल: एक स्टॉक सिंबल एक से 4 वर्ण वर्णमाला रूट सिंबल है, जो स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। एप्पल का स्टॉक प्रतीक AAPL है, जबकि वॉलमार्ट का WMT है। वोलेटिलिटी: अस्थिरता। अस्थिरता किसी दिए गए सुरक्षा का सूचकांक के लिए रिटर्न के फैलाव का एक सांख्यिकीय उपाय है। ज़्यादातर मामलों में अस्थिरता जितनी अधिक होगी, सुरक्षा उतनी ही जोखिम भरी होती है। अस्थिरता को अक्सर उसकी सुरक्षा बाजार सूचकांक से रिटर्न के बीच मानक विचलन विवरण के रूप में मापा जाता है। अत्यधिक अस्थिर स्टॉक अत्यधिक दैनिक अप डाउन मूवमेंट और विस्तृत इंट्राडे ट्रेडिंग रोज रेंज वाले होते हैं। ये अक्सर उन शेयरों के साथ काम आता है जो पतले कारोबार करते हैं, जिनके पास कम व्यापारिक वॉल्यूम है। वॉल्यूम आयतन: किसी विशेष समय अवधि के दौरान स्टॉक किए गए शेयरों की संख्या सामान्य रूप से औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम में मापा जाता है। वॉल्यूम का मतलब है किसी दिए गए शेयर की खरीद के शेयरों की संख्या भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी के 2000 शेयरों को खरीदना 20 शेयरों को खरीदने की तुलना में मात्रा में अधिक खरीद है। यील्ड प्राप्ति अक्सर एक निवेश पर रिटर्न के माप को संदर्भित करता है, जो लाभांश के भुगतान से प्राप्त होता है या स्टॉक के लिए भुगतान की गई कीमतों से लाभांश राशि को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। यदि आपने $14 प्रति शेयर के लिए XYZ स्टॉक खरीदा और $1 प्रति वर्ष लाभांश का भुगतान करता है, तो आपके पास 2.5% की यील्ड है। बॉटम लाइन: आपके शेयर बाजार की जॉर्गन्स को जानने से आप एक बेहतर व्यापारी बन जाएंगे। प्रतिभूतियों के व्यापारी की पेचीदगियों को समझने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा करते हैं, तो शेयर बाजार की जॉर्गन